नमस्कार विद्यार्थियों, अपने एक एकांकी चल रही थी नया पुराना, जिसके कथ्य के बारे में आपको बताया था उपेंद्र नाथ अस्की। ये अपने बीए सेकेंड ईयर में ये जो अध्याय है, आज इसकी व्याख्या से संबंधित जो है बातचीत हम करते हैं कि किस तरीके का प्रश्न अपने परीक्षा में व्याख्या से संबंधित आता है और कैसे उत्तर उसका अपने को लिखना है। देखिए आपके सामने एक गद्यांश लिखा हुआ है। सबसे पहले जैसे अपने दो गद्यांश आते हैं, एक अथवा से पहले और एक अथवा के बाद में, दोनों में से आपको देखना है कि किस गद्यांश से संबंधित पाठ और उसके लेखक का आपको पता है, उसी के बारे में आपको व्याख्या लिखनी है। फिर इसको एक दो बार ढंग से पढ़ना है कि वास्तव में ये गद्यांश हमें क्या बता रहा है, इसमें कही गई बात कौन है, वक्ता कौन है, श्रोता कौन है और किसी मुद्दे पर जो है इनके बीच में बातचीत चल रही है, ये बात भी अपने को व्याख्या लिखने से पहले समझनी है। अब इसमें देखेंगे ये जो गद्यांश है कि दुनिया में कौन धोखा नहीं करता। ये बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े व्यापारी, ये सब क्या छल कपट पर नहीं चलते हैं। बड़े बड़े नेताओं और विजेताओं की सफलता और ख्याति की नींव क्या कपट और छल पर नहीं रखी है। रात दिन तुम इस भारतीय स्कूल में झकझक करते हो, मेहनत करते हो, मरते हो, आंखें और दिमाग फोड़ते हो, और इस सारे श्रम के बदले तुम्हें क्या मिलता है, क्या पाते हो। ये अपना गद्यांश है। अब सबसे पहले तो इसमें ये समझना है कि ये कौन से अध्याय में से है। यहाँ तो आपको बता दिया कि ये नया पुराना जो अपने अध्याय एकांकी उसमें से है, लेखक का नाम भी ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में अपने केवल गद्यांश आएगा। अपने को समझना है कि कौन से पाठ में से है, क्या उसके लेखक का नाम है, क्या उस पाठ का नाम है, कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, क्या बातचीत हो रही है, ये पूरा अपने को ही समझना होता है। तो ढंग से इसको एक बार पढ़ना है, एक बार अथवा से पहले वाला, एक बार अथवा के बाद वाला, दोनों में से जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो उसी की व्याख्या आपको लिखनी है। अब ये गद्यांश अपने सामने जो है, इसमें बोलने वाला जो है वो आपको अध्याय में जो एक नाम बताया था, रविदत्त। ये रविदत्त का कथन है और रविदत्त ये बोल रहा है देवचंद से। जब देवचंद उस रानीहार को और जितने भी जो गहने थे वो सब लिली की माँ को लौटाना चाहता है, तो उसकी बातें सुनकर कि तुम बड़े ईमानदार बनते हो, ईमानदारी में क्या रखा है। बड़े बड़े जो आज पूंजीपति लोग हैं उन सब ने बेईमानी से ही पैसा कमाया है। उसी से संबंधित उदाहरण और स्पष्टीकरण जो है वो रविदत्त देवचंद को दे रहा है कि तुम्हें कैसे क्या करना है। अब सबसे पहले जो भी व्याख्या हम करें, अथवा से पहले वाले लिखे या अथवा के बाद वाली, शुरू में उत्तर डालने के बाद में इसका एक संकेत लिखना है। मतलब जैसे शुरू का एक या दो शब्द और फिर लास्ट का एक या दो शब्द, जैसे इसमें देखेंगे दुनिया में, फिर इसी पंक्ति के अंत में लास्ट का एक या दो शब्द अपने को लिखना है। ये हमारा संकेत होता है कि हमने अथवा से पहले वाली व्याख्या का उत्तर लिखा है या अथवा के बाद वाला, ये एक संकेत रूप में होता है। इससे बिल्कुल नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें हम लिखेंगे फिर कठिन शब्दार्थ। अब देखिए गद्य में वैसे कठिन शब्द बहुत ही कम आते हैं, पद्य में तो हर शब्द कठिन ही होता है, लेकिन इनमें भी 5-7 शब्द अपने को ऐसे ढूंढने हैं जो वास्तव में आपको कठिन लग रहे हैं, जिसका अर्थ भी आपको ढंग से आता हो। कई बार क्या होता है कि कई कठिन शब्द आप चुन लेते हो लेकिन उसका अर्थ आपको पता ही नहीं है, तो पहले से ही कई गुना ज़्यादा कठिन हो जाता है। ये भी इसमें ध्यान रखने की बात है। मतलब जो भी शब्द आप यहाँ लिख रहे हो उसका एक स्पष्ट अर्थ आपको आना चाहिए। यहाँ हम कठिन शब्दों की अगर बात करेंगे तो इसमें लेते हैं सबसे पहले, जैसे ये कपट शब्द लेते हैं। कपट का अर्थ हम लिखेंगे धोखा। फिर बाकी के जो कठिन शब्द है हम इसी पंक्ति में आगे एक पंक्ति में 3-4 शब्द लिख देंगे, 5-7 अगर हमने लिए तो फिर बाकी की दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। फिर दूसरा शब्द इसमें देखते हैं, ये ख्याति शब्द लेते हैं। इसका अर्थ होता है प्रसिद्धि।
ख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध और ख्याति का अर्थ होगा प्रसिद्धि। फिर आगे इसमें हम शब्द देखते हैं और स्कूल, क्योंकि एकांकी के शुरू में आपको बताया था कि इसमें ज़्यादातर कठिन शब्द जो है वो अंग्रेजी वाले काम में लिए गए हैं। फिर ये शब्द ले लेंगे हम स्कूल, इसका लिखेंगे विद्यालय। फिर इसके बाद में झक झक करना, ये आम बोलचाल के शब्द है, देश शब्द हम जिनको बोलते हैं। अर्थ इनका ये लिखेंगे मेहनत करना, या दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि माथापच्ची करना, परिश्रम करना। फिर अगला शब्द लेंगे हम इसमें श्रम, श्रम का लिखेंगे मेहनत। अब बाकी इसमें ऐसा कोई शब्द है नहीं जिसका मैं ये कहे कि ये वास्तव में कठिन शब्द है। फिर इसके पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर इससे बिल्कुल नीचे वाले पंक्ति में हम लिखेंगे इसमें प्रसंग, और जिस पंक्ति में हमने प्रसंग लिखा इस पंक्ति को खाली छोड़ के उससे बिल्कुल अगली पंक्ति से लिखना शुरू करेंगे। जैसे ये है गद्यांश, या गद्यांश की जगह हम ये भी लिख सकते हैं गद्य अवतरण। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम भी अपने को इसमें लिखना है, और उसके दोनों तरफ जो है एक एक उद्धरण चिन्ह लगाना है। हिंदी में उद्धरण चिन्ह, अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्टेड कोमा। एकांकी सरोवर, एक एक उदाहरण चिन्ह लगाना है, इसको इकहरे उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। में संकलित फिर लेखक का नाम लिखना है उपेंद्र नाथ अस्की द्वारा रचित। फिर अध्याय का नाम लिखना है, और अध्याय का नाम जहाँ लिखते हो उसके दोनों तरफ भी दो दो उद्धरण चिन्ह आपको लगाना है, दो दो इन्वर्टेड कोमा लगाना है। नया पुराना, शीर्षक एकांकी से संकलित है या लिया गया है, दोनों में से एक शब्द लिखना है। से लिया गया है। अब देखिए यहाँ तक अपने जैसे एकांकी सरोवर में जो 7 अध्याय है उनमें केवल 2 बातें अपने को इसमें बदलनी है। कोई से भी पार्ट में से एक तो लेखक का नाम इसमें बदलेगा, अगर दूसरे पार्ट में से है एक उसकी एकांकी या अध्याय का नाम बदलेगा, बाकी पंक्ति अपने को ऐसी की ऐसी लिखनी है। इसके बाद में प्रसंग में आगे क्या लिखना है कि ये जो गद्यांश अपने सामने है, इस गद्यांश में मूल रूप से किस बारे में बात कही गई है, बताई गई है, बातचीत का जो मुद्दा है उसकी संक्षिप्त जानकारी अपने को प्रसंग में आगे लिखनी है। जैसे इसमें आगे लिखेंगे यहाँ से कि इसमें रवि दत्त ने देवचंद को इस संसार में होने वाली बेईमानी के बारे में और बड़े बड़े जो पूंजीपति जिन्होंने अथाह धन संपत्ति इकट्ठी कर रखी है उनके बारे में बताया है कि किस प्रकार से गलत तरीके से उन्होंने बहुत सारा धन कमाया है। ये उदाहरण देकर वो देवचंद को जो है वो ईमानदारी से बेईमानी के रास्ते पर लाना चाहते हैं, ऐसी बात अपने को लिखनी है प्रसंग वाले बिंदु में। आगे किससे आगे अपने पाठ्यपुस्तक का नाम लिखने के बाद में लेखक का नाम और अध्याय का नाम लिखने से आगे ये बात अपने को लिखनी है। फिर बिंदु आता है अपने व्याख्या वाला। अब व्याख्या वाले बिंदु में भी क्या करना है कि जिस पंक्ति में हमने व्याख्या का बिंदु लिखा है
उस पंक्ति को बिल्कुल जो है वो खाली छोड़ना है और उससे आगे वाली पंक्ति से जैसे प्रसंग में हमने लिखा था बिल्कुल उसी तरीके से आगे लिखना है। इसमें जो भी गद्यांश आया है उस गद्यांश को अपने अध्याय के आधार पर बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। जैसे इसमें देवचंद और रविदत्त के बीच जो बातचीत हो रही है वो कैसे शुरू होती है, कैसे समाप्त होती है, किससे संबंधित, जो गद्यांश से संबंधित है। इसी बात को हम इसके पहले की बात कुछ इसके बाद की बात अध्याय के आधार पर जोड़कर बिना कोई नकल किए, इन पंक्तियों की बिना कोई नकल किए अपनी भाषा शैली में इसका उत्तर अपने को लिखना है। लिखेंगे जैसे इसमें व्याख्या का बिंदु हमने डाल दिया। तो शुरुआत ये करनी है कि लेखक ने बताया है कि रविदत्त देवचंद से कह रहा है कि इस दुनिया में हर किसी व्यक्ति ने एक दूसरे को धोखा दिया है। आज हम बड़े बड़े जितने भी पूंजीपति देखते हैं, बड़े बड़े जो शासक देखते हैं, राजा महाराजा देखते हैं, उन्होंने किसी न किसी के साथ छल कपट की है, तभी इतने बड़े जो साम्राज्य है आज उसके अधिपति है। फिर उससे आगे लिखेंगे कि आज बड़े बड़े जो व्यापारी है इस संसार में, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं चल रही है जो काफ़ी नामी है, उनके इतिहास के बारे में भी अगर हम जानेंगे तो हमारे सामने ये बात आएगी कि कभी न कभी कहीं न कहीं उन्होंने किसी के साथ ज़रूर छल कपट किया है और उसी धोखे की बुनियाद पर आज वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। ये बात अपने को इस गद्यांश के अनुसार लिखनी है। फिर बात करेंगे कि बड़े बड़े जो राजनेता है, आज हम जिस प्रजातंत्र की बात करते हैं वो वास्तव में प्रजा का योगदान केवल मत देने तक ही है। उसके बाद में जो राजनेता है वो किस प्रकार से छल कपट करते हैं, कैसे अपना शासन बचाने के लिए खरीद फरोख्त करते हैं और धोखे के बल पर, लोभ लालच स्वार्थ के बल पर अपना जो साम्राज्य है वो चलाते हैं। फिर इससे आगे हम लिखेंगे कि छल और कपट पर आज जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हम देखते हैं उन सब की नींव जो है छल और कपट पर ही टिकी हुई है। उनका दोहरा चरित्र है। जब वो दुनिया के सामने आते हैं तो उस समय बड़े अपने आप को साफ सुथरा उज्ज्वल छवि वाला दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अगर देखें जो उन दुनिया के सामने से दूर की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो अनेकों नेक बेईमानियों से, अनेकों नेक भ्रष्टाचारों से घिरे हुए हैं। फिर इससे आगे लिखेंगे कि रविदत्त देवचंद से कहता है कि तुम कौन सी ईमानदारी की बात करते हो, तुमने पिछले 10 वर्ष से बड़ी ईमानदारी से अपनी भारतीय स्कूल को चलाया है, रात दिन मेहनत करते हो, अच्छा अपने विद्यालय में जितनी भी जो बच्चियां आती है उन सबको अच्छे तरीके से पढ़ाते हो, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलता है, यहाँ तक कि अपना गुजारा चलाने के लिए भी तुम्हें उससे आमदनी नहीं होती है। तुम जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का जो फल है तुम्हें वास्तव में जितना मिलना चाहिए उतना न कभी मिला है और न कभी मिलने की कोई उम्मीद है। इसीलिए वो देवचंद को बहका रहा है कि देखो मेरी बात मान लो, किसी भी प्रकार से ईश्वर ने तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है, एक सुअवसर दिया है, उसका लाभ उठाओ। तुम्हारे पास जितने भी जो गहने हैं रखे हुए हैं उन सब का उपयोग करो, सदुपयोग करो, जिससे तुम्हारी जो दुर्दशा है, तुम्हारी जो विपन्नता है वो दूर हो सके और आने वाले समय में तुम भी एक ही अच्छे अमीर व्यक्ति की जैसे सारी शानो शौकत का जीवन है, सो आराम का जो जीवन है वो जी सको। इस प्रकार की जो बातें हैं वो रविदत्त देवचंद से को कह रहा है, उसको समझा रहा है कि तुम्हें ईमानदारी का रास्ता छोड़ना है और बेईमानी के रास्ते पर चलना है। ऐसी बातें अपने को लिखनी है। व्याख्या वाले बिंदु में ध्यान रखना है कि जो भी गद्यांश है उससे संबंधित अपने अध्याय के आधार पर बढ़ा चढ़ाकर अपने को इसको लिखना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वास्तव में जो गद्यांश जो बात बता रहा है उसी से संबंधित अपने को विस्तृत वर्णन करना है। दूसरी बात इसमें ये समझनी है कि कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, ये बात भी अपने को प्रसंग में भी लिखनी है। आपको जैसे बताया था वो व्याख्या वाले बिंदु में भी कि कौन क्या बात कर रहा है और किससे कह रहा है, ये बात स्पष्ट रूप से अपने को लिखनी है। फिर इसमें अंत में जो बिंदु आता है जिसको हम कहते हैं विशेष। अब विशेष में देखिए सामान्य रूप से 4 बिंदु लिखे जाते हैं
जिनमें 2 बिंदु हम मानते हैं भाव पक्ष के और 2 मानते हैं कला पक्ष के। पहले अपने को ये समझना है कि भाव पक्ष क्या होता है और कला पक्ष क्या होता है। किसी भी अध्याय में कोई भी जो लेखक है उस लेखक ने जो विचार व्यक्त किए हैं वे आते हैं भाव पक्ष में, अर्थात लेखक के भाव या विचार, और कला पक्ष में आता है उससे संबंधित भाषा शैली की बात। तो अब बात करते हैं विशेष की। अब विशेष वाली जो पंक्ति है इसको भी अपने को ऐसे कि ऐसी खाली छोड़नी है, जैसे आगे वाली पंक्ति में जैसे हम क्रम संख्या 1 डालकर इसमें लिख सकते हैं। बताएं कि 2 बात भाव पक्ष की लिखनी है, 2 कला पक्ष की, 2 उस गद्यांश में क्या विचार व्यक्त किए गए उससे संबंधित लिखनी है, और 2 लिखनी है कि भाषा शैली की उस गद्यांश में क्या बात आई है। जैसे पहले में लिखेंगे इस अवतरण में बेईमानी के रास्ते पर चलकर धन कमाने वाले लोगों का चित्रण किया गया है। दूसरा बिंदु, गद्यांश में सच्चाई पर बुराई की जीत दर्शाई गई है, जो लोगों को पति भ्रष्ट करने वाली है। देखिए विशेष के बिंदु अपने को बनाने हैं और किसके आधार पे बनाने हैं, ये बनाने अपने सामने जो गद्यांश आया था उस गद्यांश के आधार पर ये 2 बातें अपने को विशेष रूप से इसमें बनाकर जैसे विचार से संबंधित लिखनी है कि वास्तव में इसमें कौन सी बात बताई गई है। अब तीसरा बिंदु होगा अपने कला पक्ष अर्थात भाषा शैली वाला। इसमें हम लिख देंगे अवतरण की भाषा सरल, क्योंकि इसमें सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है ज़्यादातर, सुबोध एवं बोधगम्य है तथा शैली विचारात्मक है। शैली के विविध रूप होते हैं जैसे विचारात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, व्यंग्यात्मक। तो इसमें से जिस रूप में वो शैली आई है उस रूप में अपने को इसका नाम जैसे इसमें लिखना है, क्योंकि इसमें विचारों को प्रमुखता दी गई है रवि दत्त के विचारों को, इसलिए इसकी जो शैली है वो विचारात्मक शैली है। अगला हम बिंदु लिखेंगे अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये पूरे अध्याय में ही हुआ है। अपने इसमें भी 1-2 शब्द आए हैं, इससे हम ये बता सकते हैं कि अंग्रेजी के जो कठिन शब्द है उनका प्रयोग इसमें हुआ है। तो ये व्याख्या से संबंधित अपने महत्वपूर्ण प्रश्न था जो अपने सभी एकांकियों में बनता है। और अपने को इसमें ये समझना है कि किस तरीके से अपने को व्याख्या वाले बिंदु का उत्तर लिखना है। सीखने वाली बात ये है, इसके अलावा प्रत्येक पाठ का, प्रत्येक लेखक का और प्रत्येक पाठ में क्या वर्णन किया गया है
उसके कथानक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप व्याख्या से संबंधित बिंदु को ढंग से समझ सकते हो और अपने विचार उस अध्याय के आधार पे, उस गद्यांश के आधार पे प्रस्तुत कर सकते हो। अब अपनी जो अगली कक्षा होगी उसमें इसी नया पुराना अध्याय से संबंधित जो बातें हैं, जिनमें विशेषकर परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है उससे संबंधित जो बात है वो आपको बताएंगे।